हेलो बच्चों, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का इस एसीएस बायोलॉजी पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थी, लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था पोलन ग्रेन के बारे में, परागकण के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि परागकण में दो भित्तियां होती है, एक बाहरी एक आंतरिक भित्ति। परागकण में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक बड़ी कोशिका कायी कोशिका, छोटी कोशिका जननी कोशिका। परागकण में बाहरी भित्ति पर आवरण होता है स्पोरोपोलिन, जो कि कठोर होता है। फिर हमने बात की थी कि जो इंटाइन होता है बना होता है अल्फा सेलुलोज, एक होता है पैक्टोसेलुलोज, एक अल्फा सेलुलोज। तो ये किससे बना होता है? तो ये बना होता था पैक्टोसेलुलोज, माफी चाहूंगा, पैक्टोसेलुलोज। और मैंने आपको अल्फा सेलुलोज के बारे में बताया था कि कंफ्यूजन होगी। अल्फा सेलुलोज जो है वो कहां मिला है आपको? वो मिला है एंडोस्टीशियम में। फिर हमने बात की थी कि जिस जगह पर स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं है उसी भाग को आपने नाम दिया जनन छिद्र, जननपोर, और वहीं से अराइज होती है, वहीं से निकलती है आपकी पोलन ट्यूब। ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम अपने इस डायग्राम में। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, और एनसीईआरटी में अगला पॉइंट क्या है? हर परागकण अच्छा हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। भाई अच्छा लग जाए पैसा थोड़ी है, किसी की आंखों में खटकना भी जरूरी होता है। तो यहां देखिएगा, परागकण अच्छे हो ऐसा जरूरी नहीं है, खराब भी होते हैं, और खराब हो ऐसे जरूरी भी अच्छे भी होते हैं। जैसे कुछ पोलन ग्रेन जो होते हैं उनको एज अ पोलन टैबलेट यूज में लिया जाता है, पराग गोलियां। और इनको जो धावक होते हैं, एथलीट्स होते हैं, और जो घोड़े होते हैं, अश्व होते हैं, जिनको दौड़ाया जाता है, दौड़ते हैं, अपने मालिक को जिताते हैं, तो उनको भी दिया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। साथ ही ये तो हमने इसके बेनिफिट्स की बात की। तो देखिए, दो पॉइंट से मैं इसको समझाना चाहूंगा परागकण के बारे में। पहला पॉइंट तो मैंने आपसे कहा था कि परागकण अच्छे हो ऐसा जरूरी नहीं है, और खराब ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो परागकण का महत्व क्या है? तो आपने देखा कि परागकण का दो महत्व है बच्चा। पहला, हम कॉन्ट्रास्ट लेते हैं लाभ के रूप में कि भाई इससे लाभ क्या होता है। तो लाभ, बिल्कुल, इनको पोलन टैबलेट्स के रूप में काम में लिया जाता है, जो कि पोषक युक्त होती है, पोषक युक्त रहती है। कौन लेंगे? धावक व अश्व। ये सब इनकी अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए? नहीं, इससे हानि भी है बच्चा। हानि के तौर पर अगर देखें हम, तो हानि कैसे होती है? कुछ पोलन ग्रेन, कुछ परागकण जो होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं। कुछ परागकणों से एलर्जी देखी जाती है, और ये एलर्जी, जैसे आपकी एनसीईआरटी ने लिख रखा है, ये श्वसन संबंधी, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, यहां तक भी कॉज कर सकता है, अस्थमा जैसे। अब जब भी बात आती है इनके बारे में कि भाई हानि कौन पहुंचाते हैं, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पार्थेनियम। अभी बारिश का सीजन है, और बारिश के सीजन में ही इन परागकणों के इन प्लांट की सबसे ज्यादा वैरायटी यहाँ पे इनको देखने को आपको मिल जाएगा सड़कों के आसपास। ये जो प्लांट है बेटा, ये है पार्थेनियम। कौन सा वाला प्लांट है? पार्थेनियम, जिसे गाजर घास भी कहा जाता है, गाजर घास भी कहा जाता है, जिसे कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है, कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है, क्योंकि ये विजातीय, बाहर की है। ध्यान रखना, इकोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं विजातीय जातियों के उदाहरण, वहां आपको फिर से ये पार्थेनियम सुनने को मिलेगा। ये भी बाहरी जाति है बच्चा, बाहरी जाति है क्योंकि ये हमारे इंडिया के अंदर लाई गई है, बाई थ्रू दी, इंडिया के अंदर आई गई है, लाई नहीं गई, आई गई है। हमने जो इंडिया के अंदर अमेरिका से इंपोर्ट किए थे गेहूं, उनके साथ आई है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि भाई हम तो ऐसे इंसान हैं, इंडियंस ऐसे इंसान है जो कि अपने घर पे आने वाले मेहमानों को भी अच्छी से अच्छी चीज देते हैं, और हमारे साथ धोखा हुआ था पार्थेनियम के बारे में। पार्थेनियम जो कि विशेष प्रकार का एलर्जी कॉज करता है। अब ये तो हो गई कि हानि और लाभ के बारे में बात करें। अब मैं अगर कहूं कि जैसे परागकण आपने कहा महत्वपूर्ण होते हैं, तो परागकण को संग्रहित भी किया जा सकता है, क्योंकि परागकणों का जो जीवन काल होता है, जीवन काल कुछ मिनट से लेकर, जैसे घास वगैरह कुल में कुछ दिनों तक का, कुछ दिनों या महीनों तक का हो सकता है।
अब जीवन काल अगर बढ़ाना है तो आपको उसको संग्रहित करना पड़ेगा, और संग्रहित करने की जो तकनीक होती है बेटा, उसे कहा जाता है क्रायो संरक्षण। क्या नाम है? क्रायो संरक्षण, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन तापमान हो जाएगा 196 डिग्री सेल्सियस। देखो गलती क्या होगी हमसे, पहली गलती हमसे होगी कि यहां जो दे रखा है 196 डिग्री सेल्सियस, वहां आपको सिर्फ 196 डिग्री सेल्सियस ही देगा, ये पहली गलती। कैसे? यहां आप क्या कहोगे 196 ही दे रखा है, तो फिर क्या गलत है? अरे पहला गलती तो ये है कि ये माइनस में है, -196 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा ये दे देगा -196, तो ठीक है, लेकिन यहां दे देगा फ़ारेनहाइट, ये भी गलत हो जाएगा। फिर ये दे देगा -196 डिग्री या सेल्सियस, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? -196 डिग्री सेल्सियस इस तापमान पर रखा जाता है, तो इनको काफी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। ये रहा क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक। अरे क्लियर है बेटा तीनों बातें? मैंने तीनों के बारे में बता दिया। क्या ये लाभ यानी कि महत्वपूर्ण की दृष्टि से, महत्व की दृष्टि से हमें हानि तो पहुंचाते हैं, बिल्कुल पार्थेनियम के बारे में बात की थी। लाभ बिल्कुल हमने पोलन टैबलेट्स के बारे में बात की। कैसे संग्रहित किया जाए? तो क्रायो प्रिजर्वेशन से आप संग्रहित कर सकते हो। आगे एनसीईआरटी कहता है परागकण। अब सुनिएगा, वही वाली बात जो अभी अपन ने बातें की थी, सारी की सारी यहां लिखा हुआ, बट एनसीईआरटी की लाइनों को हम देखते हैं कि क्या कुछ खास और मिल सकता है। परागकण जब एक बार जड़ते तो अपनी जीवन क्षमता खो सकने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरना जरूरी है। जैसे ही इनका पॉलिनेशन, परागण के लिए प्रस्फुटन हुआ, स्फुटन आपने देखा था बच्चा, एंथर वॉल का फटना। एंथर वॉल जो है बच्चे वो फटेगी और इससे परागकण रिलीज होंगे। तो यहां से परागकण डिस्पर्स हो रहे हैं। अगर ये परागकण रिलीज हो रहे हैं और समय पे अगर ये यहां से स्टिग्मा पर नहीं पहुंचे, समय रहते या नहीं पहुंचे, तो इनका तो जीवन काल निश्चित होता है, कुछ महीनों, कुछ घंटों का। तो अगर समय पे नहीं पहुंचे तो ये यहां पहुंचने से पहले पहले अपनी जीवन क्षमता को खो देंगे। उससे बेहतर है समय पे पहुंचा दो। क्या कह रहा है एनसीईआरटी? जहां ये आवश्यकता हो तो निषेचन करते हैं, आवश्यकता हो तो, इसका मतलब जैसे आप कहते हो ना कि हर निषेचन परिणाम होता है संभोग का, लेकिन हर संभोग निषेचन नहीं होता है। एग्जैक्ट ये देखो एनसीईआरटी ने इस प्लांट के लिए भी कहा है, हर परागण डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन हर डबल फर्टिलाइजेशन परागण के द्वारा ही संपन्न होता है। बड़ी प्यारी सी लाइन है। तो कौन सा परागकण कितने समय तक जीवित रहता है, भिन्न भिन्न है। ऐसा इसका जीवन काल, देखिए परागकणों का जीवन काल सीमित है, ये जरूर है, लेकिन हर जाति के लिए अलग अलग भी है। कुछ मिनटों से लेकर, बार बार कह रहा हूं, कुछ दिनों और कुछ महीनों तक, बहुत हद तक ये विद्यमान तापमान। तो परागकणों का जीवन काल किस किस पर निर्भर करता है? तो देखिएगा बेटा, यहां एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं हम, परागकणों का जीवन काल। परागकणों का जीवन काल किस पर निर्भर कर रहा है? तो पहला निर्भरता हो जाएगी, आपने कहा तापमान पर। पहली निर्भरता किस पर? तापमान पर। फिर है आर्द्रता पर। फिर किस पे हो जाएगी बेटा? आर्द्रता पर। आर्द्रता मतलब वातावरण में नमी कितनी है। तो एक तो तापमान, दूसरा आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे, तो इसका मतलब देखो, पहला जो आपको एग्जाम्पल मिला है, मैं बात करूं ग्रासेस की, ग्रासेस घास और अनाज गेहूं वगैरह। तो घास, अनाज जैसे धान, गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता ले केवल और केवल 30 मिनट। इसकी जो जीवन क्षमता होती है वो कितने मिनट की होती है? 30 मिनट की ही होती है। जबकि जो रोजेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है, किस किस का कह रहा है बेटा? रोजेसी का कह रहा है, लेग्यूमिनेसी का कह रहा है, सोलेनेसी का कह रहा है। तो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इनके फैमिली के सदस्यों का जीवन क्षमता महीनों तक, यहां बनी हुई है कुछ महीनों तक, कुछ महीनों तक। देखिए बच्चे,
तो जब यहां बात की गई थी रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी तो कुछ महीनों है, लेकिन घास कुल के अनाज गेहूं वगैरह में ये सिर्फ 30 मिनट है। तो क्या जाति दर जाति परागकणों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है? बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है। आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव शुक्राणुओं को संग्रहित करवाया जाता है। अब ये आपको लेके आना चाहता है कि जैसे एनिमल्स के अंदर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान जो इम्प्लांटेशन होता है, इंसेमिनेशन होता है, उसके लिए स्टोर करके, देखिए वेटरनरी गांव में वेटरनरी डॉक्टर साहब आते हैं, अपने साथ में एक भरनी लेके आते हैं। भरनी इन द सेंस एक कैन होता है, उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन भरी होती है। लाएंगे लिक्विड नाइट्रोजन को, लिक्विड नाइट्रोजन वाले उस एक छोटी सी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है प्लास्टिक की, उससे निकाला, उसके अंदर भरे हुए होते हैं स्पर्म सेल्स। अपने हाथों को गर्म करके अच्छे से वॉश करके फिर वो ही फीमेल के वजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है बेटा, इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? कृत्रिम गर्भाधारण। एक टेक्निक आपने नाम सुनेगी, MOET, MOT नहीं, MOET, MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो मल्टीपल ओव्यूलेशन के लिए भी FSH का इंजेक्शन, जैसे वही समझो। तो यहाँ कृत्रिम गर्भाधान मानव सहित बहुत सारे जंतुओं में किया जाता है। वैसे वैसे हम पराग कणों को भी द्रव नाइट्रोजन और तापमान मैंने पहले ही बताया है -196 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों तक करना संभव हो गया है। और परागकण का के साथ साथ आप बीज को भी स्टोर कर सकते हो परागकण बैंक के रूप में, या परागकणों को जीवन क्षमता फसल कार्यक्रम में इसका प्रयोग लाया जा सकता है। लंबे समय तक अगर किसी चीज को स्टोर करना है तो आप क्या कर दो, टेम्परेचर लो रखो। यानी कि यदि आपको किसी भी जीव द्रव्य को, मैं यहां सीधे सीधे लिखता हूं बेटा, जीव द्रव्य को या जनन द्रव्य को लंबे समय तक संग्रहित करने हेतु कम तापमान, और वो तापमान कितना कम, -196 डिग्री सेल्सियस, इतना कम तापमान होगा तो इसे आप स्टोर कर पाओगे। ये रहा पॉइंट। तो इनको आगे के कार्यक्रम के लिए भी स्टोर करके रखा जा सकता है। मैं समझा पाया हूं अच्छे से बेटा? बढ़ो आगे NCERT की लाइनों में। अब आपके आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा भाग के बारे में। नर का हमने पढ़ लिया पूरा, मादा के बारे में पढ़ते हैं कि मादा जो स्त्री केसर होता है वो किस तरह से है। देखो पहले तो NCERT ने यहां दे रखा है, स्त्री केसर का प्रदर्शन कर रखा है। पहले कह रखा है, सबसे पहला डायग्राम गुड़हल का है, यहां दे रखा है आपको पेपर सोमनिफेरम का, माइशीलिया का, और इधर दे रखा है ओव्यूल बीजांड का। स्त्री केसर जो जायांग है ना, उसके अंदर अंडप के बेसिस पर, सुनना बेटा, जायांग में अंडप के बेसिस पर कितने प्रकार का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है? अंडप के आधार पर। हमारे पास जो बेस है वो अंडप है। कैसे? जैसे अगर हमने इस तरह का डायग्राम बनाया और अभी जो आपको अंडप दिखाई दे रहा है उसकी संख्या 1 है, ऐसा कुछ। तो उसी के आधार पर ही मैं जो है इस डायग्राम को बना रहा हूं। सुनिए मेरे लाल, देखो अगर अंडपों की संख्या 1 है तो इसे नाम दे दोगे एक अंडपी। अगर अंडपों की संख्या 1 है तो एक अंडपी, 1 से ज्यादा है तो यह कहलाएगा बहु अंडपी। 1 से ज्यादा बहु अंडपी, एक अंडपी। अब यहां जैसे डायग्राम में हम देख रहे हैं बेटा पी प्लांट के बारे में। किसके बारे में? पी प्लांट के बारे में, मैंगो के बारे में, और जो गरीबों का नहीं अमीरों का एक फ्रूट होता है एवोकाडो, उसके अंदर भी हम यहां देख रहे हैं। इसका मतलब यहां हो जाएंगे अंडपों की संख्या 1 से अधिक। अगर अंडपों की संख्या 1 से अधिक है तो वो बहुअंडपी है, और अंडप की संख्या 1 है तो वो एक अंडपी है। अब जो आपके अंडपों की संख्या 1 से अधिक है, या तो ये आपस में जुड़े रह सकते हैं या फ्री फॉर्म में है। देख विद्यार्थी, अंडपों की संख्या 1 से अधिक हो गई,
अब एक से अधिक अंडक अगर रहे तो मैंने वही दूसरी कंडीशन बताई बेटा, या तो ये आपस में जुड़े रहेंगे या फिर रहेंगे बच्चे बिल्कुल फ्री फॉर्म में। देख विद्यार्थी, क्या कहा आपने, या तो आपस में जुड़े हुए, तो इसे कहा जाता है संयुक्ता अंडपी, और या फिर ये फ्री फॉर्म में जिसको वियुक्ता अंडपी, फ्री फॉर्म में वियुक्ता अंडपी। पहला है संयुक्त अंडपी, सिनकार्पस। देख विद्यार्थी, सिनकार्पस को कैसे समझ सकते हो आप, जैसे मेरे पास में एक प्लांट है, अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उस प्लांट का नाम आप खुद समझ जाओगे, गांव में बड़ा सा फेमस है वो प्लांट। ये प्लांट है, ये बनाए मैंने एक अंडप, अंडप, ये अंडप। क्या ये अंडप जो है सारे के सारे फ्री है, या आपको कैसे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे बंच में। तो सारे के सारे बंच में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गए संयुक्ता अंडपी। और एक जो है सिंगल है ना, ये जो आपको डायग्राम दिखाई देगा, मैंने आपको इसके एग्जाम्पल बताए थे, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपने ले लिया मटर, एग्जाम्पल ले लिया आपने पी के साथ साथ में मैंगो, आम, सबसे आम है जो आम आदमी की तरह आम। अब दूसरा जो आपने ये एग्जाम्पल दिया है ये संयुक्ता अंडपी की है, और संयुक्ता अंडपी के लिए हम सबसे अगर थ्योरी लेके पहले, तो थ्योरी में देखो बेटा, आपने कहा था कि सारे के सारे अंडप आपस में जुड़े हुए, तो सभी अंडप, या मैं थ्योरी लिखता हूं, क्या हो जाएगी थ्योरी इसकी, सभी अंडप, सभी अंडप आपस में जुड़े हुए। अगर सभी अंडप आपस में जुड़े हुए हैं तो इसे क्या नाम दे दोगे बच्चे, इसे नाम दे दोगे संयुक्ता अंडपी। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं, मुझे जो दिखाई दे रहा है वो बेटा माइसीलिया है, ये माइसीलिया, ये माइसीलिया। अब इसमें सारे के सारे अंडप आपको फ्री फॉर्म में दिख रहे हैं, तो क्या थ्योरी लिखोगे बच्चा इसकी, तो इसकी थ्योरी हम लिखेंगे सभी अंडप पृथक पृथक। अगर सारे के सारे अंडप अलग अलग हो जाए तो वो कहलाता है वियुक्ता अंडपी। युक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, वियुक्त का मतलब होता भिन्न भिन्न, अलग अलग, बिखर गए। तो यहां बिखरे हुए हैं सारे के सारे, यहां आपस में संयुक्त है, यूनाइटेड है, सारे के सारे आपस में जुड़े हुए, यूनाइटेड है। ये जो इसके एग्जाम्पल में आया बेटा, आपको देखिए एग्जाम्पल में इसको याद करना है, यहां हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, मैंने कहा ना गांव में बड़ा फेमस है ये प्लांट, पॉपी प्लांट, जिसे अफीम का पौधा कहा जाता है। और यहां जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो हो जाएगा माइसीलिया, माइसीलिया। ये जो एंसेटिन माइचेलिया लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ये माइचेलिया लिखूंगा तो माइसेलिया ठीक रहेगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये माइसेलिया वियुक्ता अंडपी है, सारे अंडप आपस में पृथक पृथक, और ये है संयुक्ता अंडपी, सारे अंडप आपस में जुड़े हुए। अब वो क्या फेमस है, देखो क्या किया जाता है गांव में, बड़ी सी मनुहार की एक आदत सी होती है, क्योंकि देखो गांव वाले ना तो भी भाई अगर कहें ना कि इनोसेंट पर्सन कौन है आज भी, तो आज भी मारवाड़ी में क्या जगह धोतियारान पोतिया वाला, धोती वाला पोती वाले जो पोता है ना, जिस माफी चाहूंगा, इनोसेंट अगर बात करें अपन गांव में, तो सबसे ज्यादा इनोसेंट जो है वो धोती पहनने वाले और पोतिया लगाने वाले, वो इनोसेंट है। अगर एक गांव में एक धोती पहनने वाला और एक पोतिया पहनने वाला, साफा जिसे अपन कहते हैं, वो अगर एक कम पड़ता है ना, तो अकेला कम नहीं पड़ा है,
अब समझ जाना कि ये रकम होती, मारोड़ का रकमो है, रकमा है अपने, तो उनके मनवार की आदत होती है। तो मनवार की आदत में एक काले रंग का पदार्थ, मैं ऑनलाइन तो नहीं कह पाऊंगा, काले रंग का पदार्थ लीगल इलीगल जैसे भी उनको सुटेबल लगता हो लाके एक दूसरे को पिलाया जाता है। यह मान मनवार माना जाता है, सम्मान माना जाता है। आप अगर वहां बैठे हो ना, तो वहां पर बैठने का एक तरीका होता है, लिहाजा होता है। गांव में एक छोटे से छोटे बच्चे को पता होता है कि गांव के अंदर जब सभा होती है तो वहां बैठना कैसे है, डिसिप्लिन किसे कहते हैं। गांव में सबसे बेहतर जानता है एक बच्चा। घर में अगर शादी है या कहीं पर वो फंक्शन में गया हुआ है, तो भाई साहब उससे बेहतर अच्छा इंसान बनना संभव ही नहीं है। शहर वाले तो चौंचले कर रहे हैं, वरना गांव में जितना सुकून है, कभी जाके देखो गांव, आइए कभी हमारे गांव, सुकून मिलेगा आपको। तो ये एक प्लांट बड़ा गांव में फेमस है, पेपर सोमनिफेरम, पॉपी प्लांट, अफीम, ओपियम। आगे अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखेंगे, इसका यूज भी होता है और मिसयूज भी होता है। तो मिसयूज के रूप में इसको गांव में ज्यादा लिया जाता है। ये तो हो गए अंडप की संख्या के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी में देखो बेटा, सबसे पहले हिबिस्कस का दे रखा है। ये बेटा ध्यान रखना, हिबिस्कस मोनोकार्पलरी नहीं है, यह मल्टी कार्पलरी है। फिर आपने कहा ब की बात की तो ये पेपेवर सोमनिफेरम, पॉपी प्लांट। फिर अपने बात की फीमेल माइशीलिया, और ये रहा पूरा पूरा ओव्यूल, जो कि आपको एक डायग्राम में दे रखा है। आगे 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 बेटा इसका डायग्राम। नेक्स्ट विद्यार्थी, इसी के डायग्राम को अपन समझते हैं। स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड तथा भ्रूण कोश। ये बड़ा पेचीदा मामला है कि शुरू कहां से करें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। आओ विद्यार्थी, मैं 2-3 डायग्राम से इसको समझाता हूं, 1 2 3। सबसे पहले सुन विद्यार्थी, आपने जो पहला डायग्राम बनाया था कुछ ऐसा, इधर फिर से बना लेते हैं। ये लीजिएगा, ये लो डायग्राम। इस डायग्राम में ये जो अंडाशय वाला भाग है, देखो 3 भाग जो कि हमने पहले ही डिनोट कर रखे हैं, ए, बी और सी। ये आप खुद ही बता देना, अपने मन में बोल दो, ए बी सी मन में बोल दिया ना। हाँ, मन में रखना बेटा, कुछ बातें मन में रही तो ही अच्छा है। ये जो भाग होता है, इस भाग में यहां पर आपको मिल जाएगा अंदर की तरफ। अभी मैं 3 कोशिकाओं का समूह वगैरह जैसा कुछ नहीं बनाता हूं, हमें कितनी नीड है उसके बेसिस पर ये लीजिएगा। ये जो संरचना है इसका नाम हो जाएगा बीजांड। ये रहा बीजांड, ठीक हुआ। ये भाग है पुष्पासन, ठीक है। अब इसे हम निकाल रहे हैं बाहर, बाहर को। देखो एक एक पॉइंट को समझना, हिंदी मीडियम पूरा पूरा। बीजांड क्या है, बीजांड काय क्या है, भ्रूण कोश क्या है, पूरा पूरा आपको समझाएंगे, है ना। सब तो पहला एक डायग्राम डिनोट किया हमने, ऐसा बनाया। अब यहां कोशिकाओं का समूह एक बार के लिए बना लेते हैं। ये लीजिएगा कोशिकाओं का समूह। ये लो बेटा, ये जो तुम्हें संरचना दिखाई दे रही है, यही है वो संरचना जिसका आपको इंतजार था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीजांड काय की। ये लीजिए, अभी जो आपने ये संरचना बनाई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो संरचना है बच्चे, ये हमने बनाई है, इसका नाम हो जाएगा भ्रूण कोश। सुन, इसका नाम है भ्रूण कोश। क फॉर कबूतर, ना पोष, प फॉर पतंगड़ी, क फॉर कबूतर वाला भ्रूण कोश है ये। अब मैं इसके ऊपर एक अध्यावरण लेके आता हूं। ये एक अध्यावरण है, ये अध्यावरण। अब अध्यावरण वाली संरचना अब बन गई है ये बीजांड काय, बीजांड नहीं, बीजांड काय। अब इसके ऊपर जो है मैं बाहरी और भीतरी 2 अध्यावरण और लेके आता हूं।
ये देख विद्यार्थी, ये लो, अब ये बन गया है तुम्हारा बीजांड। शुरू करें वापस लेबलिंग में। सबसे पहला जो आपने भीतर बनाया है ये कहलाता है भ्रूण कोश। ये क्या कहलाएगा बच्चा? भ्रूण कोश। ये रहा भ्रूण, ये कोश। अब जो दूसरी संरचना बनाई आपने ये कहलाएगा बीजांडकाय। और ये जो पूरी पूरी संरचना बन गई है इसका अगर मैं यहां नीचे लिखूं तो ये और कुछ नहीं बचा, ये बन गया है पूरा पूरा बीजांड। क्लियर हुआ? जो यहां ये वाला क्षेत्र, अब इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं हमें ज्यादा। नहीं मिटेगा, मिटाते हैं। तो इसकी जरूरत हमें है नहीं। तो देख विद्यार्थी, सबसे यहां ये जो खाली भाग तुम्हें दिखाई दे रहा है इसे नाम दिया जाता है बीजांड द्वार। इसे क्या नाम दे दिया आपने? बीजांड द्वार। क्या लिखो इसके ऊपर पॉइंट? इसके लिए एक पॉइंट आता है अध्यावरण, अनुपस्थित। इस जगह पर देखो किसी तरह का कोई अध्यावरण उपस्थित नहीं है। इसे आपके एनसीईआरटी ने कहा है फनिकल। इसे आपके एनसीईआरटी ने कहा है नाभिका। मैं इन सब का मीनिंग भी समझाऊंगा। यहां बीजांड द्वार के जो विपरीत क्षेत्र है इसे नाम कहते हैं अपन चैलेजा या निभागीय सीरा। निभागीय सीरा। और यहां आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाली जो संरचनाएं हैं ये हो जाएंगे इसके अध्यावरण। ये कहलाएंगे आपके अध्यावरण, बाहरी और आंतरिक अध्यावरण। ठीक है बच्चा, अब एक एक के बारे में समझते हैं। देख विद्यार्थी, सबसे पहले भ्रूण कोश। ये जो है बेटा परिपक्व अवस्था में, मैं यही लिख लेता हूं, परिपक्व अवस्था में 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। क्लियर हुआ? फिर हम पहुंचे बीजांडकाय में, न्यूसेलस। और इससे संबंधित आप आगे देखोगे एक आता है परिभ्रूणपोषी बीज, वो यहां के लिए पॉइंट आ जाएगा। अब नाभिका, उससे पहले देखो अगर नीचे डायग्राम बनाया जाए तो ये जो डायग्राम है बेटा इसके नीचे है पुष्पासन। यहां कौन है? पुष्पासन। अरे ये हो गया पूरा पूरा बीजांड, ये हो गया पुष्पासन। व्हाइट कलर का जो बना रखा है ये रहा पुष्पासन। देख पा रहे हो आप? ये पुष्पासन। सुनना, तो पुष्पासन ये हो गया इसका, मैं ये कह रहा हूं। और ये बीजांड फनिकल क्या कर रहा है? बीजांड को पुष्पासन से जोड़ता है। देख तुम झूठ नहीं बोल रहे हो और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो हमें पॉइंट मिल चुका है कि फनिकल का काम क्या है। अरे पुष्पासन, ये बीजांड, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कौन आ गया? फनिकल आ गया। फिर अगर अपन नाभिका पे पहुंचे तो नाभिका क्या कह रहा है? नाभिका कह रहा है ये रहा ना बीजांड, बीजांड को फनिकल से जोड़ता है। अरे ठीक हुआ, ये का ये पॉइंट आपकी लैंग्वेज लिखी हुई मिल जाएगी आपको। फिर यहां कुछ और भी संरचना पाई जाती है इस तरह से।
इन्हें रेफे कहा जाता है, जो कि पराग नलिका को दिशा प्रदान करती है। बीजांड द्वार पराग नलिका का प्रवेश द्वार, पराग नलिका का प्रवेश द्वार। अध्यावरण हो भी सकते हैं, नहीं भी। इसके आधार पर 3 प्रकार के बीजांड अध्यावरणी, आगे आएगा बेटा ये, एक अध्यावरणी, एक से अधिक बहु अध्यावरणी। ठीक है बच्चा। अब ये पूरा का पूरा बीजांड जो है बीज में बदल देगा, तो अध्यावरण किसमें? बीज आवरण में। समझ गए हो? अध्यावरण बीज आवरण में, रूपांतरित, ये बीज आवरण का निर्माण कर देंगे। निभागीय सिरा, विपरीत सिरा, निभागीय सिरा, विपरीत सिरा। तो क्या कहोगे निभागीय सिरा के बारे में? ये हो जाएगा बीजांड द्वार के विपरीत, आमने सामने, है ना भाई, इस जगह पर। ये पूरा का पूरा आपका ओव्यूल हो गया है 150% तैयार। देख, सारा का सारा पॉइंट आपने यहां लिख दिया है, पूरी थ्योरी आ गई है यहां पर बच्चा। एक ही पॉइंट में हमने पूरा पूरा बीजांड की संरचना को अच्छे से घोट लिया है। आजा मेरे विद्यार्थी, अब चलते हैं हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे। आ जाओ। पहले तो वो वाला देखो पॉइंट, युक्त अंडपिन, वियुक्त अंडपिन, स्त्री केसर। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर, एक अंडपी, एक अंडप, या एक से अधिक बहु स्त्री केसरी बहु अंडपी हो सकता है। फिर अपने कहा जहां पर एक से अधिक अंडप होते हैं वहां स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए संयुक्त अंडपी या युक्त अंडपी, या फिर वे आपस में स्वतंत्र वियुक्त अंडपी। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। देखिएगा बेटा, 3 भाग कैसे, हमने पहले भी डिस्कस किया था। 3 भाग कैसे, यहां आ जाइए, इधर को आते हैं हम। देख विद्यार्थी, 3 भाग में सबसे पहला आता है वर्तिका का अग्र भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और फुला हुआ भाग ये वाला अंडाशय। अरे पढ़ लिया था। ये पराग कणों का अवतरण स्थल, ये बात हमने की थी, पराग कणों का अवतरण स्थल, ये सारी बातें हो चुकी है। ये खोखला हो सकता है और ये अंदर की तरफ बीजांड को रखता है। वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय वर्तिकाग्र परागकणों के लिए अवतरण मंच की तरह काम करता है। वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला इकहरा भाग जो कि वर्तिका के नीचे होता है, स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ फुला भाग जिसे आपने अंडाशय नाम दे दिया। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा पाई जाती है। तो ये जो गर्भाशय गुहा होती है इसी का नाम होता है गर्भाशय गुहा। बहुत शानदार सा पॉइंट है बेटा, गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा प्लेसेंटा स्थित होता है, और नाड़ जिसे कहते हैं, जो कि इलंग में पढ़ चुके हैं। अपरा की परिभाषा के प्रकार स्मरण करो कि क्या होता है प्लेसेंटा। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्य बीजांड कहलाती है। ये अपरा से उत्पन्न होने वाली ये वाली जगह, ये वाला आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, यही क्या कहलाएगा? बीजांड कहलाता है। एक अंडाशय में बीजांड की संख्या एक अंडाशय में बीजांड की संख्या एक, जैसे आपने बात की बेटा गेहूं धान वगैरह के अंदर। अनेक, जैसे आप देखते हो गेहूं का जो एक कैरंकल होता है, देखिए गेहूं का ये डायग्राम किसान है तो बना पाएंगे इस तरह से, ये तो इसमें एक में एक ही तो है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं बेटा पापायता, पपीता,
इस पपीता के अंदर बीजों की संख्या मल्टीपल होती है तो ये हो जाएगा बेटा बहु बीजांड वाली संरचना, जैसे पपीता, तरबूज, ऑर्किड, ये सब हो सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बातें। आगे बढ़ो बच्चा, इसी के डायग्राम को हमने आगे अच्छे से डिस्कस किया था, पूरा धापके बढ़िया वाला डिस्कस किया था, कहीं कोई कमी ना रह जाए। गुरु बीजाणुधानी के हिंदी के पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं। गुरु बीजाणुधानी इसका मतलब लघु बीजाणुधानी नर के लिए, तो गुरु बीजाणुधानी मादा के लिए। एक प्रारूपिक आवर्त बीजी बीजांड की संरचना 1.7 जो कि पीछे वाला था, संरचना में परिचित होंगे। बीजांड एक छोटी सी संरचना जो कि एक वृंत या डंठल से बीजांड वृंत द्वारा, बीजांड वृंत, ये रहा फनिकल जिसे अपन नाम दिया। फनिकल ही क्या है? बीजांड वृंत है। बीजांड वृंत हो कहते हैं कि द्वारा अपरा से नीचे की तरफ यहां जो आपका पुष्पासन होता है उससे जुड़ा रहता है। ये बात अपनी पहले से होगी, झूठ मत बोलना बच्चा, ये बात पहले से हुई थी कि यहां जो है मिलेगा आपको संरचना पुष्पासन, ये रहा, ये रहा, ठीक है भाई। अपरा से जुड़ी बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र से, ये भी बात हुई थी कि इस वाली जगह को आपने हाइलम नाम दिया। ये रहा नाभिका क्षेत्र, हाइलम क्षेत्र संलग्न होता है, अतः नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृंत को संधि, बात की थी ना, बीजांड को बीजांड वृंत से जोड़ने का काम नाभिका ने किया है। और अगर आपको कहे बीजांड को पुष्पासन से जोड़ने का काम बीजांड वृंत ने किया है। फिर कह रहा प्रत्येक बीजांड में एक या एक से अधिक अध्यावरण संरक्षण होते हैं, जिसके अध्यावरण चारों तरफ उसको घेरे रहते हैं। बीजांड द्वार नामक छोटा सा रंध्र जहां पर अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं। ये बात करो, देखो बेटा इस जगह पे मैंने कहा था कि किसी तरह का कोई भी अध्यावरण नहीं पाया जाता है। और बीजांड द्वार सिरे के ठीक विपरीत जो होता है क्षेत्र, जिसका आपने नाम दे दिया था बेटा, जिसे आपने नाम क्या दिया था, याद करो, आपने नाम दिया था चैलेजा कैलेजा नाभिका, जो कि बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करती है। ये आधार है इसका, नीचे ऊपर वाला लास्ट बेस पॉइंट ये रहा। तो ये सारे के सारे पॉइंट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे। फिर भी अब अध्यावरण से घिरा कोशिकाओं का पुंज होता है कौन, जिसे अपन ने नाम दिया बीजांड। अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय न्यूसेलस कहा जाता है। बीजांड काय केंद्र की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित, ध्यान रखना ये भी, इसीलिए तो मेरे बच्चा क्या पॉइंट है कि अध्यावरण के बीजांड काय जो है वो केंद्र की कोशिकाओं से प्रचुरता से आरक्षित आहार, इसका मतलब इसमें फूड होता है। अरे भाई परिभ्रूणपोषी, परिभ्रूणपोषी जो बीज होते हैं, जैसे याद कीजिए परिभ्रूणपोषी बीज के बारे में हमने क्या कहा था। परिभ्रूणपोषी बीज में मैंने आपसे कहा था ये रह जाएंगे, जैसे आपने बात की बीट रूट की, जैसे आपने बात की घर के अंदर जो मसाला होता है ब्लैक पेपर की, तो इसका मतलब फूड है तभी तो स्टोर किया हुआ ना, क्योंकि आप जब परिभ्रूणपोषी बीज को देखते हो तो आप क्या कहते हो, बीजांड काय भी शेष रह जाता है। देखो वो भोजन है इसीलिए उसके अंदर काम की चीज आई है। बीजांड काय भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांड काय में स्थित होता है। बीजांड काय भ्रूणकोश, इसके अंदर भ्रूणकोश अपने एम्ब्रियो से कहा था, या मादा युग्मकोद्भिद बीजांड काय में स्थित होता है। ये अपने पूरा डिस्कस किया बेटा पिछले वाले पॉइंट में। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है जो कि एक गुरु बीजाणु द्वारा निर्मित होता है। एक बीजाणु परिवर्धन को ये बताना चाहता है कि एक बीजाणु परिवर्धन कैसे होता है, ये यहां पर बताना चाहता है कंप्लीटली। और ये कंप्लीटली पॉइंट क्या कह रहा था कि एक बीजाणु परिवर्तन, जब अपन गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको और ज्यादा अच्छे से इसको क्लियर कराऊंगा। मैं आशा करता हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।